Hello everyone, I welcome you on ECMA classes. Today we are going to discuss some GST MCQ. So before we start, you need to have subscribed my channel ECMA classes. So let's discuss. First question is contains the power to make laws with respect to GST. कौन सा आर्टिकल जो है वो कंटेन करता है GST के ऊपर लॉ बनाने को। तो ये जो पावर देती है हमें वो देती है आर्टिकल 246A। ठीक है, 246 के अंदर हम जीएसटी के ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो आर्टिकल 246 कंटेन करता है पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जीएसटी केम इनटू फोर्स बाय द जीएसटी केम इनटू फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू हम जीएसटी लेकर आए थे। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तब उसके आसपास जो भी एग्जाम हुए थे उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था आर्टिकल 246A पावर हमें देती है जीएसटी पे लॉ बनाने का। वैसे ही किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी को हम लेकर आए, तो वो था अमेंडमेंट 101। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू। सेक्शन 10 जो है सीजीएसटी एक्ट का 2017 वो किससे रिलेटेड प्रोविजन को कंटेन करता है? तो सेक्शन 10 में दोस्तों ये है कि सेक्शन 10 में है कंपोजिशन लेवी। ठीक है, कंपोजिशन लेवी वही वाला है जिसमें अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 1.5 करोड़ की मतलब 1.5 करोड़ टर्नओवर की लिमिट है। अगर आपकी 1.5 करोड़ की लिमिट 1.5 करोड़ की टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी पे। और भी हैं, जैसे कि आप इंटर स्टेट उसमें सप्लाई नहीं कर रहे हो, इंट्रा पे ही सिर्फ कर रहे हो। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 कंटेन क्या कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है? वो है कंपोजिशन लेवी से। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1.5 करोड़, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए आपका जो टर्नओवर है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं है तो 1.5 करोड़ होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 1 करोड़ है और 75 लैक्स है। इन दोनों में भी कंडीशन है 75 लाख एक अलग 2-3 स्टेट के लिए है और 1 करोड़ बाकियों के लिए। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो गया आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वहीं पे तेलंगाना, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, 1.5 करोड़ होगा अगर आपका टर्नओवर, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले पाओगे। द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ। सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो किसके पेमेंट के लिए यूटिलाइज आप कर सकते हो? आईजीएसटी के लिए किया जा सकता है, यस, आईजीएसटी के लिए किया जा सकता है, लेकिन एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा सीजीएसटी, नॉट तो यूटीजीएसटी से, सिर्फ आईजीएसटी से होगा। और एसजीएसटी का क्रेडिट क्या आप यूटिलाइज कर सकते हो सीजीएसटी से? तो आंसर है नो, सिर्फ एसजीएसटी का भी सिर्फ आईजीएसटी से ही होगा। और क्या आईजीएसटी का क्रेडिट आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी सीजीएसटी? तो आंसर है यस, आईजीएसटी का आप हर किसी के साथ पेमेंट करने के लिए कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? इसमें से कौन सा गुड्स है जो एग्जेम्प्ट नहीं है जीएसटी से? पापड़ एग्जेम्प्ट है, प्लास्टिक बैंगल्स भी एग्जेम्प्ट है, फिश सीड भी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो एग्जेम्प्ट है। ऑप्शन सी आइसक्रीम, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट द सीजीएसटी क्रेडिट विद इन द स्टेट एज। विद इन द स्टेट आईएसडी कौन होता है? जैसे बहुत सारे ब्रांच है मेरे और एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने कोई मशीनरी ली है, ठीक है, अब हेड ऑफिस में तो ये यूज होगी नहीं, वो होगी फैक्ट्री में यूज, है ना।
तो उसमें उसको क्या क्या होता है, इनपुट जो क्रेडिट मिलता है वो तो ले नहीं पाएगा, तो वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने फैक्ट्री वालों को, यानी कि अपने ब्रांच को। तो वो यही कह रहा है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट द CGST क्रेडिट विथ इन द स्टेट एज, कैसे SGST एज SGST क्रेडिट करेगा, या फिर UTGST, या फिर CGST, या फिर एनी ऑफ द। तो अगर CGST क्रेडिट करे तो वो एज CGST ही क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्स अंडर GST लेजिस्लेशन इन इंडिया इज बीइंग लेविड। Tax under GST legislation in India is being levied exclusively by union and state law। क्या exclusively union और state law लगाते हैं, या फिर simultaneously by union and state law? तो इसका राइट आंसर है बी, simultaneously union and state दोनों का इसमें पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर UTGST एक्ट। UTGST एक्ट में मैक्सिमम रेट क्या प्रिस्क्राइब की गई है, तो इसका राइट आंसर है सी, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई इसमें से किसको आप मानोगे? इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने सप्लाई करिए तो वो इंटरस्टेट मानी जाएगी। तो ऑप्शन ए है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ यूनिट इन नोएडा टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो क्या ये इंटरस्टेट सप्लाई है? ऑफकोर्स है। SEZ को आप एक्सपोर्ट यूनिट मतलब कि आप बाहर मानते हो, आउटसाइड इंडिया मानते हो एक तरीके से, ठीक है। तो ये तो है इंटरस्टेट सप्लाई, मान लेंगे आप। सप्लाई मेड टू SEZ डेवलपर इन कैंडला फ्रॉम केरला, तो इसको भी आप मान लोगे। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, जापान से इंपोर्ट किए हो तो भी आप इसको इंटरस्टेट सप्लाई मानोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी एज बीइंग कवर्ड अंडर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। UTGST में कवर्ड हो जिसको आप यूनियन टेरिटरी बोल सकते हो। देखो है तो दिल्ली भी, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी की अपनी अलग लेजिस्लेशन है, तो इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन एंड दीव। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द प्रेस्क्राइब ट्रांजिशन पीरियड अंडर द GST कंपनसेशन एक्ट। ट्रांजिशन पीरियड जो है GST कंपनसेशन एक्ट में वो कितनी प्रेस्क्राइब की गई है? 5 साल। नेक्स्ट, इन अराइविंग एट CIF वैल्यू अंडर कस्टम, कस्टम में आप CIF वैल्यू पे आना चाहते हो, तो इंश्योरेंस कैन बी टेकन एट एक्चुअल कैप्ड टू कितना? 1.125% ऑफ FOB, 20% ऑफ FOB, 20% ऑफ CIF, या फिर 1.125% ऑफ CIF। तो इसका राइट आंसर है सी, 1.125% ऑफ FOB। 20% ऑफ FOB किस केस में होता है? वो होता है फ्रेट के केस में। फ्रेट जब आपको नहीं पता हो तो आप 20% ऑफ FOB ले सकते हो, ठीक है। यहीं पर इंश्योरेंस की जगह अगर फ्रेट होता तो इसका राइट आंसर होता ए, लेकिन इंश्योरेंस है इसलिए इसका राइट आंसर है सी, 1.125% ऑफ FOB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एन ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। कब ई-वे बिल हमें रिक्वायर्ड नहीं होती जनरेट करने के लिए? तो ऑप्शन है वेयर द गुड्स being transported are specified in annexure to Rule 138 of the CGST rule, where the goods are being transported from the custom port, airport, air cargo complex and land custom station to an inland container depot और container freight। अब एयरपोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो तक पहुंचाया जा रहा है, तो उसके लिए ई-वे बिल जनरेट होगा? नहीं। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, तो भी नहीं होगा, यानी कि ट्रक वगैरह में नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसे ही आप लेके जा रहे हो। नॉन मोनेटराइज यानी कि उसमें मोटर नहीं है, मशीन नहीं है कोई लगी हुई। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव केस। तो इन तीनों ही केसेस में आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन, ABC कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है एट दिल्ली में रजिस्टर्ड है, प्रोवाइड करता है GST ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ऑफ XYZ एंड कंपनी को एट पानीपत हरियाणा। XYZ कंपनी क्या है? अनरजिस्टर्ड है अंडर GST एक्ट में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? अगर XYZ एंड कंपनी अगर रजिस्टर्ड होता तो XYZ एंड कंपनी के रजिस्टर्ड प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता, लेकिन यहाँ पर XYZ एंड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कौन सा माना जाएगा? जहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हरियाणा में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ABC कंसल्टेंट। तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हरियाणा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है
रीजन समझ में आए होंगे। मैंने क्या बताया था कि अगर XYZ एंड कंपनी रजिस्टर्ड होती तो XYZ एंड कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सर्विस जो होगा वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेकिन XYZ एंड कंपनी इस केस में लिस्ट अनरजिस्टर्ड है, तो इसलिए कहाँ पे माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहाँ पर सर्विस एक्चुअली में रेंडर्ड हो रही है, यानी कि हरियाणा पानीपत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which section of IGST Act 2017 deals with place of supply of service where location of supplier and recipient is in India? जहाँ पर location of supplier और recipient का भी लोकेशन जो है वो इंडिया में ही है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन लगता है? तो कोई सेक्शन है 12। सेक्शन 12 में ये दिया गया है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर होगा, जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट इंडिया में ही हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा वही लोकेशन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और कौन सा शेड्यूल ऑफ GST एक्ट 2017 लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज व्हिच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस? तो इसका तो आंसर याद ही होना चाहिए आपको, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट 2017 लिस्ट डाउन करता है वो एक्टिविटी जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। IGST एक्ट 2017 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ IGST एक्ट 2017 जो पास हुआ था पार्लियामेंट में किस बेसिस पे? आर्टिकल 246A पे, 268A पे, 269A पे या 279A पे? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है आर्टिकल 269A। पावर हमें CGST के लिए कौन देता है? पावर टू कमेंस CGST 246A में आर्टिकल में आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट में जो पास हुआ वो कौन से बेसिस पे? तो वो आर्टिकल 269A पे हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। Which schedule of CGST Act 2070 lists down the transaction which even without consideration are construed as supply? जिसको बिना कंसीडरेशन के भी आप सप्लाई मान लोगे वो कौन सा शेड्यूल हमें बताता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में अगर आपने कंसीडरेशन नहीं पे किया तो भी वो सप्लाई कंसीडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिफ्ट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अप टू in any financial year shall not be treated as supply under GST laws। यहाँ पे एक तरीके से रिलेटेड पार्टी है, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने तक एम्प्लॉय को कितने रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट दे सकता है? तो वो है आंसर 50,000 रुपये तक। 50,000 रुपये तक एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है और वहाँ पर सप्लाई नहीं माना जाएगा GST लॉ के अंदर। तो जब सप्लाई नहीं माना जाएगा तो GST भी चार्ज नहीं होगा उस पर, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, सेक्शन 7 किस चीज़ का है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं बता दूं, वीडियो को एंड तक देखिए। और भी मैंने जो वीडियो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डाले हैं, जैसे OMSM है, OMSM के मैंने लगभग सारे वीडियोस डाल दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।